मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में मोनोसेक्राइड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम इसका फंक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम हमारी नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला तो देखो इसका मेन फंक्शन है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बींग्स। ये सभी प्रकार के जीवों में, जितने भी जीव हैं उन सभी प्रकार के जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हिंदी में लिख देते हैं हम, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कैसे है देखिए, इसे समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, हम बात करें एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जो भी फूड इनटेक लेते हैं, जो भी वो भोजन करते हैं, उसमें जो मुख्य भोजन का अवयव होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। इसके अलावा पौधे जो होते हैं वो भी अपना प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण करते हैं। ये एनिमल्स में भी फूड का मेन जो कंपोनेंट है वो यही है। प्लांट्स जो हैं, पादप जो हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण से इसी को निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो हम इन दो की बात करते हैं। इसके अलावा और भी जो छोटे माइक्रोब्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एल्गी की, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं और वो भी इसी का निर्माण करती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त करते हैं किसी दूसरे जीव से। जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं, परपोषी जीवाणु होते हैं, और जो कवक होती है, फंगस होती है, वो भी, उनका फूड का मेन कंपोनेंट भी यही होता है। तो ये सभी के सभी जो हैं अपना जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो किससे प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। कैसे? कार्बोहाइड्रेट जो है इसका हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, और इसके ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल का एक अणु और एनर्जी यहाँ पे निकलती है। ये जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा सभी जीव जंतुओं के शरीर में काम आती है, उनके शरीर की साधारण क्रियाओं को पूरा कराने में। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सभी जीव अपनी ऊर्जा को मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है कि यह सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पहला फंक्शन हो गया इसका। दूसरा फंक्शन, दूसरा काम क्या है इसका? देखो, जब भी पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में मेन पार्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो समीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लांट्स एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये ग्लूकोज का दूसरा मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन है कि पादप जो हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले या प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। तो सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are main product of photosynthesis. Carbohydrate are main product of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण का जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है, जो सबसे पहला उत्पाद होता है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात ध्यान रखने की है। देखो, जब CO2 पादप के द्वारा ग्रहण की जाती है, तो इस CO2 को प्राप्त करने का सबसे पहला काम होता है रुबिस्को का, RUIDP। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी मोनोसेक्राइड है। इसका नाम होता है राइबोलोज डाइफॉस्फेट। राइबोलोज डाइफॉस्फेट, ये भी मोनोसेक्राइड है। ठीक है। फिर इससे बनता है सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बाद में बनता है मोनोसेक्राइड, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के बाद पादप सबसे पहले किसके साथ उसको रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं, राइबोलोज डाइफॉस्फेट के साथ। तो राइबोलोज डाइफॉस्फेट ये कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य ग्राही होती है। ये बात हमेशा याद रखने की है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला पदार्थ या ग्रहण करने वाला जो केमिकल रसायन कौन सा होता है, वो होता है राइबोलोज डाइफॉस्फेट। ठीक है। इस राइबोलोज डाइफॉस्फेट से सबसे पहले निर्माण किसका होता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले कौन सी शर्करा का निर्माण होता है, वो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ लिया होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यानी मध्यवर्ती उत्पाद है। ठीक है। और इससे फिर निर्माण होता है किसका, ग्लूकोज का। ये 5 कार्बन शुगर है, ये 3 कार्बन शुगर है, 2 अणु बनते हैं इसके, और ये 6 कार्बन शुगर है। ठीक है ना, ये 6 कार्बन शुगर है। हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं वातावरण से, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करने वाली जो शर्करा होती है वो होती है राइबोलोज डाइफॉस्फेट। ये राइबोलोज डाइफॉस्फेट 5 कार्बन की एक शर्करा है, मोनोसेक्राइड शर्करा है। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक जो है कार्य है किसका, मोनोसेक्राइड का। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि मोनोसेक्राइड राइबोलोज डाइफॉस्फेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। ठीक है, ठीक है। यानी कि मोनोसेक्राइड इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये एक फंक्शन। दूसरा, मोनोसेक्राइड जो है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, ठीक है ना, उसमें पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है वो भी मोनोसेक्राइड के रूप में ही बनता है, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पहला मध्यवर्ती उत्पाद जो बनता है वो भी मोनोसेक्राइड ही होती है, जो कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे अंतिम जो उत्पाद होता है वो भी मोनोसेक्राइड ही होता है। The main product of photosynthesis is the glucose, it is the monosaccharide also। तो ये भी तीनों मिलाकर के एक ही फंक्शन हम मान सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मोनोसेक्राइड जो है वो मुख्य घटक होते हैं। तीन प्रकार से। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है राइबोलोज डाइफॉस्फेट के रूप में, वो मोनोसेक्राइड है। दूसरा, इसका मध्यवर्ती उत्पाद जो होता है वो सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वह भी मोनोसेक्राइड है। और तीसरा, जो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, वो भी ग्लूकोज, यानी कि वह भी मोनोसेक्राइड ही होता है। तो ये तीनों के तीनों मेन फंक्शन है किसके, मोनोसेक्राइड के। तो हमने 2 पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन, मोनोसेक्राइड जो है ये कंडेंस होके डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। मोनोसेक्राइड condense to form different polysaccharides। यानी कि विभिन्न मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनके अणु आपस में कंडेंस हो जाते हैं, वो आपस में संयोजन से विभिन्न प्रकार के पॉलीसेक्राइड अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, ये सभी के सभी क्या है, पॉलीसेक्राइड है, जो कि मोनोसेक्राइडों के संयोजन से बने हैं, और ये कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव ही होते हैं। ठीक है ना। हमने पढ़ा था सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज जो है ये कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव होते हैं। फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो भी किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉलीसेक्राइड हैं ये सब किसके संयोजन से बनते हैं, ये सब मोनोसेक्राइड के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारा इसका तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन क्या है,
मोनोसैकेराइड जो है ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों का भी मुख्य घटक होती है। मोनोसैकेराइड जो है विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों का भी मुख्य घटक होती है, जैसे कि मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट होती है, कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में जो मोनोसैकेराइड होती है वो होती है डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी शुगर। और आरएनए में जो मोनोसैकेराइड होती है वो होती है राइबोज शुगर। आरएनए के अंदर जो मोनोसैकेराइड उपस्थित होती है वो कौन सी होती है? राइबोज शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया बात हमारी। पांचवा इसका फंक्शन क्या है? देखिए, सेल्स के अंदर बहुत से टाइप के कोएंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जैसे NAD, NADPH, या NADP लिख लीजिए इसको खाली, NADP, FAD, FADH, FADP। इसके अलावा विभिन्न ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे ATP, ADP, GTP। ठीक है, NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब होता है फेरोडॉक्सिन एडेनिन डाइफॉस्फेट। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सभी डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स या एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो पेंटोज शर्कराएं, अधिकतर पेंटोज शर्कराएं जो हैं इनका मेन अवयव या घटक होती हैं। ये पेंटोज शर्कराओं से मिलकर के बनते हैं। शर्करा इनका अवयव होती हैं। ठीक है, ये क्या है? कोएंजाइम्स हैं और ये एनर्जी सोर्सेज हैं। ये एनर्जी सोर्सेज है। जब भी कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ऊर्जा इन्हीं रूपों के अंदर संचित रहती है। ऊर्जा जो है इन्हीं रूपों में संचित रहती है। इसके अलावा ये ऊपर वाले जो हैं ये डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम के साथ मिल करके काम करते हैं। इन सभी का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। राइबोज इसमें मेन है, राइबोज शुगर इसमें मेन है। राइबोज भी पेंटोज शुगर यानी कि मोनोसैकेराइड है। पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, ये है मतलब पेंटोज शुगर का। अगला है नेक्स्ट है जो मोनोसैकेराइड हैं ये बहुत से अनेक अन्य पदार्थों के भी मुख्य घटक होते हैं, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बीटा गैलेक्टोसामीन, बीटा गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, बीटा गैलेक्टोसामीन और बीटा ग्लूकोसामीन। बीटा ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो ये सभी भी जो है शुगर से यानी कि मोनोसैकेराइड शर्कराओं से मिलकर के
बनते हैं। ये सभी जितने भी पदार्थ हैं ये विभिन्न प्रकार के अमीन युक्त पदार्थ हैं जो कि मोनोसेक्राइड से मिल करके बनते हैं। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एन एसिटामाइल ग्लूकोसामाइन, NAG बोलते हैं इसे। ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, मुख्य अवयव होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से ही बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉर्बिटॉल। केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था हमने, सॉर्बिटॉल बनता है, मैनिटॉल बनता है, और म्यूरेमिक एसिड जो कि म्यूरेमिक एसिड, ये सभी बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं। ये सभी भी मोनोसेक्राइड से मिलकर के बनते हैं। ये सारे भी मोनोसेक्राइड से मिलकर के बनते हैं। ये सभी पदार्थ भी मोनोसेक्राइड से मिलकर के ही बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे मोनोसेक्राइड्स के जो कि हमने पढ़े। ठीक है ना, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड हमने पढ़ा था कि जो शर्कराएं होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ऐसी शर्कराएं होती हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, ऐसी शर्कराएं कहलाती हैं मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स ये ऐसी शुगर हैं जिनके जल अपघटन से ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इनके जल अपघटन से दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड्स इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड 2 और मोर मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इसका अर्थ ये है कि अगर इनका जल अपघटन किया जाए, इनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इनसे 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड की यूनिट्स हमें मिलती हैं। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ओलिगोसेक्राइड जो हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जॉइंट हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो ओलिगोसेक्राइड शर्कराओं का निर्माण होता है। कंपोज्ड ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मोनोसेक्राइड यूनिट। कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी कि ओलिगोसेक्राइड शर्कराएं 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर के बनती हैं। ठीक है ना, इसको हिंदी में लिख देते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड
इकाइयों से बनती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के ये बनती हैं। अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं तो कहलाती है डाइसैकेराइड। अगर तीन है तो कहलाती है ट्राइसैकेराइड। अगर चार है, चार मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिली हुई हैं तो कहलाती है टेट्रासैकेराइड। अगर पांच मिली हैं तो कहलाती है पेंटासैकेराइड। अगर पांच मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिलकर के बनाती हैं तो कहलाती है पेंटासैकेराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड शर्कराएं वो शर्कराएं होती हैं जिनके जल अपघटन से दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयों को हम प्राप्त करते हैं। यानी कि ओलिगोसैकेराइड जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बनती हैं। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलती कैसे हैं, आपस में बॉन्ड कैसे बनाती हैं, आपस में बंध कैसे बनाती हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छे से और ध्यान लगा के समझिएगा। देखो, हम बात करते हैं एक मोनोसैकेराइड यूनिट की। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। ये है डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज। हम इसको और इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक कन्फर्मेशन देखें अगर इस OH की, तो इसको हम बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये भी है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज। ये पहली इकाई है और ये दूसरी इकाई है। ध्यान हमेशा ये रखना, ये पहली है और ये दूसरी है। ये पहली और ये दूसरी नहीं है। क्यों नहीं है अभी पता चलेगा। जब पहली इकाई यानी फर्स्ट यूनिट का जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल कार्बन होता है, पहली यूनिट का हेमी एसिटल या हेमी कीटल कार्बन, पहली यूनिट का हेमी एसिटल हेमी कीटल कार्बन कौन सा होगा? ये वाला जो पहला कार्बन है। ठीक है ना, अच्छे से आप याद करिए, हम लोगों ने जब पढ़ा था, जब स्टेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का जब स्टेट स्ट्रक्चर होता है तो उसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, तो वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड जब पांचवें कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH से बॉन्ड बनाता है तो सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पहला कार्बन क्या कहलाने लग जाता है? हेमी एसिटल, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कहलाता है हेमी कीटल। ये सारी बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो, ये वाला जो कार्बन है ये हेमी कीटल कार्बन है।
कौन सा कार्बन है? हेमीकीटल, पहली यूनिट का, हमेशा ध्यान रखना पहली यूनिट का। यह कार्बन सेकंड यूनिट के या तो सेकंड कार्बन से या फोर्थ कार्बन से या सिक्स्थ कार्बन से, इन तीनों में से किसी भी कार्बन से, ध्यान से सुनो, सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन या सिक्स्थ कार्बन, इन तीनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर उपस्थित OH समूह के साथ बॉन्ड बनाता है। सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन या सिक्स्थ कार्बन, इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड किस तरह से बनता है? ये H और ये OH, ये दोनों निकल जाते हैं जल के रूप में। जल है जो, पानी है जो बाहर निकल गया, और जो कंपाउंड बनता है वो कहलाएगा CH2OH, H, HOH, HOH, HOH और ये H, ये पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ठीक है, ये पहली यूनिट दूसरी यूनिट, और ये जो बॉन्ड बनेगा यह बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ये मोनोसैकेराइड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मैंने इसको छुड़वा दिया था, इसीलिए छुड़वाया था क्योंकि मैंने जब ओलिगोसैकेराइड हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसको यहाँ पर पढ़ने के लिए छोड़ दिया था हमने। तो जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बनता है कि पहली यूनिट का जो पहली इकाई है उसका हेमी एसिटल कार्बन या हेमीकीटल कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है ये हेमीकीटल है। अगर ये फ्रक्टोज होता, हम बात करते हैं किसकी? फ्रक्टोज की। ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का ये वाला कार्बन हेमीकीटल कार्बन होगा क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप के साथ मिलकर के बॉन्ड बनता है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप के साथ मिलकर के बॉन्ड बनता है, तो फ्रक्टोज का ये वाला जो कार्बन होगा ये हेमीकीटल कार्बन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से या तो हेमी एसिटल कार्बन या हेमीकीटल कार्बन, जब ये दोनों आपस में मिल करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, हेमी एसिटल कार्बन या हेमीकीटल कार्बन, और सेकेंड यूनिट का सेकेंड, फोर्थ या सिक्स्थ, इन तीनों में से कोई भी एक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप के साथ जब बॉन्ड बनता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, और इस तरह से दोनों शर्कराएं जो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं वो एक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं। यह बॉन्ड, यह बंध कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब डिपेंड ये करता है कि ग्लाइकोसाइडिक बंध जो है इसके ऊपर जो पहला जो इकाई है, जो फर्स्ट यूनिट है, वो फर्स्ट यूनिट अगर बीटा है, अगर फर्स्ट यूनिट बीटा है यानी कि इसमें OH नीचे है, तो ये बॉन्ड कहलाता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कहलाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए, फिर हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को भी पढ़ेंगे। ये कहलाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें एक और बात ध्यान रखने की है कि पहली यूनिट का कौन सा कार्बन है? पहला,
और दूसरी यूनिट का कौन सा कार्बन था, 4th, तो ये कहलाएगा बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये कहलाता है बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर दूसरी यूनिट का सेकंड कार्बन काम आता है तो कहलाएगा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर दूसरी यूनिट का 6th कार्बन जो है वो बॉन्ड में काम आ रहा है तो कहलाएगा बीटा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, वो कहलाता है बीटा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहली यूनिट के ऊपर हेमी एसीटल या हेमीकीटल कार्बन जो है, दोनों में से कोई भी कार्बन हो सकता है, उस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH, ठीक है, और सेकंड यूनिट का सेकंड 4th या 6th, इन तीनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक H2O जल का अणु जो है वो बाहर निकल जाता है और इस तरह की संरचना हमारे सामने आती है। ठीक है, अगर पहली यूनिट जो है उसका हेमी एसीटल कार्बन बीटा कन्फर्मेशन में है, पहली यूनिट का पहला कार्बन अगर बीटा कन्फर्मेशन में है तो बॉन्ड कहलाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर सेकेंड यूनिट का सेकेंड कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है तो कहलाएगा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेकेंड यूनिट का 4th कार्बन से अगर बॉन्ड बन रहा है तो कहलाएगा बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और सेकेंड यूनिट के अगर 6th कार्बन से बॉन्ड बन रहा है तो वो कहलाएगा बीटा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है वो है बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अगर इसका ठीक उलट होता, यहाँ H होता और यहाँ OH होता, यहाँ H होता और यहाँ OH होता, तो इस तरह की संरचना बनती। ये होता अल्फा और ये कहलाता अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कहलाता है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर OH ऊपर होता तो अल्फा डी ग्लूकोज होता और बॉन्ड कहलाता हमारा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहलाता है बच्चों, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है ना। इसी तरह में अगर सेकेंड यूनिट का सेकेंड कार्बन होता तो कहलाता है अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेकेंड यूनिट का 4th कार्बन अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और सेकेंड यूनिट का अगर 6th कार्बन है तो कहलाएगा अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो दो बात याद रखने की है, बॉन्ड अल्फा है या बीटा है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट जो पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है उसके हेमी एसीटल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट OH ग्रुप की स्टीरिक कन्फर्मेशन के ऊपर। ठीक है, अगर इसकी स्टीरिक कन्फर्मेशन के हिसाब से ये अल्फा है तो बॉन्ड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। अगर इसकी कन्फर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है इसी कन्फर्मेशन के हिसाब से अगर ये बीटा है तो बॉन्ड बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो दोनों के स्ट्रक्चर बना सकते हो, अल्फा के भी और बीटा के भी। ठीक है ना। 1 4 1 यानी कि पहला कार्बन, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कार्बन, 1 का मतलब है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कार्बन, और 4 का मतलब है सेकेंड यूनिट का 4th कार्बन, 2 का मतलब है सेकेंड यूनिट का सेकेंड कार्बन, और 6 का मतलब है सेकेंड यूनिट का 6th कार्बन। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ओलिगोसैकेराइड में या पॉलीसैकेराइड के अंदर भी, ना केवल ओलिगोसैकेराइड में बल्कि पॉलीसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ करके, मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ करके जिस स्ट्रक्चर को बनाती हैं वो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 5 या 6 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स ही आपस में जुड़ती हैं। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती हैं, हंड्रेड्स तक जुड़ जाती हैं जा करके, तो वहाँ पर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही बनता है। तो सीधी सी बात कहने का मतलब है, जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलती हैं, आपस में बॉन्ड बनाती हैं, तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ही आपस में जुड़ती हैं। ठीक है ना। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया, उनके स्ट्रक्चर बता दी, अल्फा और बीटा किसके ऊपर निर्भर करता है, और 1 6 1 2 या 1
4 ये भी कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ओलिगोसैकेराइड हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है। इसके आगे जो होगा ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही हम कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।